नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने जामुन का पेड़ आरोह पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में जामुन का पेड़ पाठ की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, जो कि कृष्णचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ एक हास्य व्यंग कथा है और हास्य व्यंग की जो पुरानी पार्टी होती है, ये होता है कि उसमें अनुपात से अधिक फैलाकर दिखाने की परंपरा होती है और कई जो घटनाएं होती है वह अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अविश्वसनीय जान पड़ती हैं। आपने देखा था कि रात को आंधी चलने के कारण सचिवालय के पार्क में खड़ा जो जामुन का पेड़ था वह गिर गया और उसके गिरने के साथ ही उसके नीचे एक आदमी दब गया था, दबा पड़ा हुआ था। और चपरासी ने तुरंत यह सूचना क्लर्क को दी और क्लर्क ने अपने आगे सारे डिपार्टमेंट में लोगों को बताया। सरकारी विभागों का जैसे कार्य निराशाजनक होता है। दोपहर तक पेड़ के चारों ओर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और कुछ मनचले क्लर्क सरकारी अनुमति के बिना पेड़ हटाना भी चाहते थे, लेकिन उसी समय सुपरिंटेंडेंट फाइल लेकर आए और कहा कि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है, इसलिए पेड़ को नहीं काट सकते। यह मामला किसका है? कृषि विभाग का है। और कृषि विभाग ने हॉर्टिकल्चर विभाग को, और हॉर्टिकल्चर विभाग इसी तरह से आगे विभागों में वह फाइल चलती रही। रात में जब माली दबे हुए आदमी को किसी तरह से इजाज़त लेकर के खाना खिलाने के लिए गया, तो वह दबे हुए आदमी से बताता है कि तुम्हारी फाइल चल रही है और उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबे हुए आदमी ने कुछ नहीं कहा। दबा हुआ आदमी क्या कहता? वह पीड़ा से पीड़ित था, लेकिन सभी लोग पेड़ के बारे में ज़्यादा चिंता कर रहे थे, उस आदमी के बारे में नहीं। हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा पेड़ काटने से मना करने पर वहां खड़े लोग पेड़ को बचाने के लिए अपने अपने सुझाव देने लगते हैं। एक मनचले ने तो आदमी को ही काटने की बात कर दी, कहा कि इससे पेड़ भी बच जाएगा और दबे हुए आदमी को दो टुकड़े करके पैर की तरफ से और सिर की तरफ से, और उसके बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी जाएगी। और इस बात पर जो फाइल थी वो मेडिकल विभाग में भेज दी गई और वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके ही प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है और ऑपरेशन भी हो जाएगा, किंतु आदमी मर जाएगा। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, वहां केस के सुलझने की संभावना है। विभागों की लेट लतीफी को देखकर दबा हुआ आदमी एक शेर सुनाता है। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जैसे ही माली ने यह सुना वह हैरान हो गया और उसने उसके शायर होने की बात सब जगह फैला दी और तरह तरह के कवि शायर इकट्ठे हो गए और अपनी अपनी रचनाएं उसको सुनाने लगे। बाद में पता चलता है कि जो पूछने वाले आते हैं सब लोग, सेक्रेटरी जो पूछ रहा था उससे कि आप किस उपनाम से शोभित हैं, तो जब उन्होंने बताया कि ओस, तो सेक्रेटरी वही जोर से चीखा था और बोला कि वही ओस हो ना जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर हिलाया और सेक्रेटरी पूछता है कि क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? तो वो कहता है नहीं। सेक्रेटरी बोलता है कि आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि हम लोगों से कैसे यह भूल हो गई और यह कवि कैसे गुमनामी, अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। तो पेड़ के नीचे दबा वाला आदमी कहता है गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालिए।
तो सेक्रेटरी बोलता है कि मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ, मतलब मैं अभी इंतजाम करता हूँ, और उसने अपने विभाग को यह रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा आता है और बोलता है, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। आदमी पेड़ के नीचे दबा पड़ा है और वह उसे मुबारकबाद दे रहा है और मिठाई भी खिला रहा है कि हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है और यह लो चुनाव पत्र। कवि जो दबा हुआ कवि है कराहते हुए बोलता है, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। सेक्रेटरी ने कहा कि हम यह नहीं कर सकते। सेक्रेटरी क्या बोला कि हम यह नहीं कर सकते। कवि रुक रुक कर बोला, मैं भी जीवित हूँ, मुझे जिंदा रखो। वह कहता है कि अगर तुम मर जाओगे तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। वजीफा क्या है? जो एक सहायता राशि दी जाती है। अब अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। वह भी मरने के बाद बीवी को वजीफा दे सकते हैं, लेकिन उसको जीवित नहीं निकाल सकते। कभी कहता है, रुक रुक कर, मैं भी जीवित हूँ, मुझे जिंदा रखो। सरकारी साहित्य अकादमी का जो सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, मुसीबत यह है, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवा से नहीं, आरी कुलाड़ी से संबंधित है, और उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। मतलब फाइल आगे गई है लेकिन उसमें अर्जेंट का मार्क कर दिया गया है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी करो। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। 3 दिन हो गए थे वह पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। जब पेड़ कटेगा तब उसे खड़ा होना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए, और उसको पेड़ को काटने से ही रोक दिया गया। क्यों? कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में इसको लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। ये उनके प्रधानमंत्री ने पेड़ लगाया था और उसको काट दिया गया। मगर एक क्लर्क तभी चिल्लाया कि एक आदमी की जान का सवाल है, दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो, पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। देखिए बात कहाँ से कहाँ तक पहुंची। ऑफिस से ऑफिस फाइलें खिसक रही हैं, लेकिन वह व्यक्ति उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा हुआ है। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया। सुनते हो? और आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। सुपरिटेंडेंट चिल्ला रहा है, मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी। कितनी दुखद घटना। कवि क्या था? कवि के हाथ ठंडे हो चुके थे और आंखों की पुतलियां निर्जीव हो चुकी थी। और जैसे कि जब आदमी मर चुका होता है उसके मुंह में क्या था? चींटियां घुसती चली जा रही थी। अब आप बताइए
क्योंकि उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। अधिकारी दर अधिकारी सभी लोग एक फाइल को दूसरी फाइल, सभी लोग उसकी जब जी रहा था तो किसी को भी इस बात का ध्यान नहीं आया और आज उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। बच्चों, आपने देखा कि सरकारी विभाग आपस में एक दूसरे पर काम टालते रहते हैं तथा आपसी नोक-झोंक में फंसे रहते हैं। व्यापार विभाग का सुपरिंटेंडेंट चाहता तो गिरे हुए जामुन के पेड़ को हटवा सकता था और दबे हुए आदमी को बचा सकता था, परंतु उसने इसे कृषि विभाग का काम बताकर उनको पत्र लिख दिया। उधर कृषि विभाग उससे भी अधिक तुनक मिजाज निकला। उसने फौरन लिखा कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः उसे हटाने या न हटाने की जिम्मेदारी उनकी है। इसकी प्रतिक्रिया में व्यापार विभाग ने पुनः लिखा कि पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की ही होती है। इस प्रकार फाइल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में घूमती रही। तत्पश्चात यह फाइल हॉर्टिकल्चर, कल्चरल, फॉरेस्ट और विदेश विभाग में भी घूमी। सभी जगह घूमने के बाद भी अंततः निर्णय स्वयं प्रधानमंत्री को ही लेना पड़ा, लेकिन बहुत देर बाद। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पेड़ हटाने का उद्देश्य ही समाप्त हो चुका था। क्यों? क्योंकि पेड़ के नीचे दबे आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। यह एक दुखद ही घटना है और लेखक कृष्णचंद्रन ने जो है ये ऑफिस की कार्यालयी विभागों के कामकाज पे और इसमें हास्य व्यंग का पुट दे करके इस पाठ को लिखा है। अब मैं पाठ समाप्त करने जा रही हूँ। आशा है आपको पाठ समझ में आ गया हो।